जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे संग पहल शुरू की गई है चहल एकेडमी के द्वारा, जहां हम तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी की। और हर एक सब्जेक्ट की एक रणनीति बनाई गई है, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर फरवरी का सेकेंड डे। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे 2025 के जनवरी से लेकर के एग्जाम के दिन के पहले तक के सारे करंट अफेयर को कवर करना निश्चय किया है। तो जनवरी का मैं करा चुका हूं, फरवरी का एक सेशन हो चुका है, ये सेकेंड सेशन आपको फरवरी का दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, तो फास्ट ट्रैक मोड पे हम रिवीजन करेंगे सारे के सारे करंट अफेयर्स का। तो इस पहल के साथ जुड़े रहें। पहल का नाम है मेरे संग। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको जवाब आता है तो How many countries are member of the United Nations Human Rights Commission? देखिए बच्चों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कितने सदस्य हैं? तो देखोगे बच्चे, ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन पहले किस चीज की बात करता है? तो ये मानवाधिकारों की बात करता है। मानवाधिकार क्या होते हैं? मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि आप जैसे ही पैदा होते हो मानव के रूप में तो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची जात, बड़ी जात, नीची जात, कोई मैटर नहीं करता है। आप इंसान हो, मानव हो, इसका मतलब आपको कुछ अधिकार मिल रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकार को बचाने के लिए, मानवाधिकार के संरक्षण करने के लिए 2006 में क्या गठित किया बच्चों? यूएनएचआरसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। वर्तमान में इसके 47 देश हैं। ठीक है बच्चे, वर्तमान में इसके 47 देश हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी देश बनना चाहता है तो बोल दे कि भैया हम तो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन बनना चाहते हैं। नहीं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी, बताएगी कि हाँ भैया कि कौन कौन इसका मेंबर बनेगा। और जो भी इसका मेंबर बनता है भाई, वो 3 साल के लिए बनेगा। जो भी देश होगा तो 3 साल के लिए क्या होगा, इसका आप लोग मेंबर दिखाई देगा। ठीक है, हम फरवरी की बात कर रहे हैं और 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये वो सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब भी थे और आज भी है, क्योंकि आपको तो पूरा 1.5 साल तक का तो निचोड़ लेकर चलना ही चलना है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर आप लोगों को जेनेवा में दिखेगा। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में दिखेगा। 3 साल का टर्म होता है। और जो भी इलेक्शन होता है यहाँ पे मेंबरशिप की, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। 2006 में इसका गठन किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वाज द, ठीक है बच्चे, आप देखोगे अगला सवाल आता है, व्हेन वाज द यूएनआरडब्ल्यूए एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन ने यूएन, ठीक है बच्चों, यूएनआरडब्ल्यूए का गठन कब किया था? ये कब स्टैब्लिश किया गया था? अब देखिए बच्चों, यूएनआरडब्ल्यूए क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ, ठीक है, एक रिलीफ एसोसिएशन है यूनाइटेड नेशन का। एक रिलीफ एसोसिएशन यानी कि ये राहत प्रदान करने वाला एक एसोसिएशन है, ग्रुप है। ठीक है बच्चों, राहत प्रदान करने वाला, राहत, ठीक है बच्चों, राहत देने वाला। राहत किसको देने वाला भाई साहब? रिफ्यूजी, ठीक है, रिफ्यूजियों के लिए बनाया था, रिफ्यूजियों के लिए बनाया गया था। अब ये कैसे रिफ्यूजी के बच्चों? तो 1948 में जब इजराइल बना था ना भाई साहब, इजराइल बना था तो पैलेस्टीन वाले एरिया पे बहुत ज्यादा, जैसे आज की डेट में चल रहा है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में गाजा पट्टी को लेकर के लड़ाई, ये तब भी थी। तो उस टाइम में बहुत सारे लोग जो थे अपने अपने देशों से बेघर हो गए थे, क्योंकि इजराइल को तो पूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिल गया था, लेकिन पैलेस्टीन आज भी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए तरस रहा है, अपना युद्ध कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजी थे जो कि ना इजराइल के रह पा रहे थे और ना ही पैलेस्टीन के रह पा रहे थे। तो उनके लिए यहाँ पे यूएनआरडब्ल्यूए की शुरुआत की गई थी और 1949 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो सपोर्ट करने के लिए किसको? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को, ठीक है, और ईस्ट वाले एरिया में। इसमें क्या क्या सर्विसेज दिया जाएगा? तो रिफ्यूजी में खाली खाना ही नहीं होता, रहना ही नहीं होता, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ और सोशल सर्विस उनको दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट। और हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? तो अम्मान जॉर्डन में आपको इसका हेडक्वार्टर दिखाई देगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे देखते हैं। अभी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे 44, ये अच्छा 40 लिखा है यार, 44 कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चों,
4 कर लेना, 44 कर लेना, ठीक है, ध्यान देखना। अभी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है बच्चे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि पूरे राज्य में एक ही कानून चलेगा। पूरे राज्य में एक ही कानून चलेगा, याद रखना, एक ही कानून चलेगा। आप देखिए अलग अलग कानून होने से कई सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। कई समुदायों को लगता है कि भैया उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कि उसको अलग कानून मिल रहा है, इसको अलग कानून मिल रहा है। जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, आमतौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुस्लिम को देख कर ही किया जाता है। तो हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए कोई अलग अलग कानून, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिमों का मैरिज एक्ट अलग है, नहीं भाई। अब एक ही एक्ट होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। एक ही तरीके के कानून बनाए जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ठीक है बच्चे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, ठीक है। गुजरात ने अभी हाल ही में नहीं, 25 में गुजरात ने, ठीक है, कमिटी बनाई है कि वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएगा अपने देश, अपने राज्य में, ठीक है बच्चे। और कौन है इसके चेयरमैन रखा है, ठीक है, रंजना देसाई जी को इसका चेयरमैन रखा गया है, ठीक है बच्चे। रंजना देसाई जी को इसका चेयरमैन रखा गया है, जो कि चीफ जस्टिस पहले रह चुके हैं। और उसके बाद आप लोग देखोगे, ये तो गुजरात ने भी कमिटी बनाई है, जब अनाउंसमेंट होगी तो बता देंगे, है ना। लेकिन उत्तराखंड ने बच्चे, ठीक है, उत्तराखंड ने यहां पर लगा दिया है, ठीक है। उत्तराखंड, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पहला राज्य है, तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया है। 2025 में लगाया था, लेकिन 2026 में भाई साहब, 2026 में एक और एक्ट लेकर के आया, ठीक है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट। जब भी कोई नया कानून आता है, बनता है, तो उसमें परिवर्तन की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि पहली बारी में ही परफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया है 2026 में, ठीक है बच्चे। 2026 में आप लोग इसको देखोगे, तो उत्तराखंड इसमें सबसे आगे चल रहा है। चलिए, अब देखिए इसका मकसद क्या होता है। मॉडल लॉ, यानी कि एक कानून ऐसा बनाना जो कि सभी के लिए हो। स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी पूरे राज्य में एक ही तरीके का कानून चले, इसको हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। Who won the 87th edition of the Tata Steel Chess Master title in 2025? देखिए बच्चों, चेस का एक इवेंट करवाया जाता है, चेस का एक इवेंट करवाया जाता है, और जिसका नाम क्या है, टाटा स्टील चेस मास्टर टाइटल, ठीक है बच्चों। चेस मास्टर एक इवेंट है, टाटा स्टील चेस मास्टर एक इवेंट है। इसका टाइटल, यानी कि ये किसने जीता है, कौन इसका विजेता बना है, बोलते हैं ना वर्ल्ड चैंपियन, ये टाइटल होता है ना। तो कौन जीता है, यानी कि टाटा स्टील चेस मास्टर कौन बना है 2025 का, आपको ये बताना है। और ये 87th एडिशन था, 87th एडिशन था, ठीक है बच्चों। तो आर प्रज्ञानंदा, ठीक है बच्चे, आर प्रज्ञानंदा, आर आर प्रज्ञानंदा, प्रज्ञानंदा, ठीक है बच्चों, प्रगन्ना, ठीक है बच्चों, आर प्रगन्ना, प्रगन्ना नंदा, नंदा, आप लोग देखोगे, ठीक है। तो इन्होंने जीता है, आर प्रगन्ना नंदा, इन्होंने जीता है 87th वाला टाइटल। क्लियर है बच्चों, याद रखना। अभी देखना यहाँ पे विनर्स में दिखाई देंगे आप लोगों को थाई देई वैन नुगुई शेज रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक के। उसके बाद आप लोग देखोगे ये इवेंट हुआ कहाँ पे है, कौन जीता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इवेंट कहाँ पे हुआ है, तो नीदरलैंड में इस इवेंट को कंडक्ट किया गया था। और विज आन जिक एक जगह है, VIJK, विज आन जिक, AAN, और जी, विज आन जी आपको दिखाई देगा वेन्यू, जो कि नीदरलैंड का है, और यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया है। और आप देखो 28 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच में इसको कंडक्ट करवाया गया था, और ये 87th एडिशन आपको दिखाई देगा। और आर प्रज्ञानंद जो थे इसके विनर थे, यानी कि इनको ये टाइटल मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वाटरशेड यात्रा, वाटरशेड यात्रा, किस मिनिस्ट्री ने वाटरशेड यात्रा यहां पर लॉन्च किया है। आप देखिए वाटरशेड यात्रा क्या होता है। वाटरशेड यात्रा हम लोग गांव गांव में जा करके एक ऐसा स्कीम चलाते हैं जिससे कि वाटर कंजर्वेशन हो सके, यानी कि जल संरक्षण के लिए चलाए गए, ठीक है बच्चों। जल संरक्षण, जल संरक्षण के लिए चलाया गया है क्या, वाटरशेड यात्रा, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, वाटरशेड यात्रा, वाटरशेड यात्रा, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, वाटरशेड यात्रा आपको दिखाई देगा। और तो ये किसने शुरू किया है,
तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये यात्रा को शुरू किया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब देखेंगे ये यात्रा के बारे में और डिटेल कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, याद रखना यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हमारे कृषि मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। देखो कौन है ये, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। क्लियर पॉइंट याद रखें, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद आप देखोगे ठीक है कि इसमें एक और योजना की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गांव में हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब हम सिंचाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी आए। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, एक और योजना की बात करें, यानी ये दोनों योजनाओं को जोड़ दिया गया था आगे चल के। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जो कि शुरुआत की गई थी 2021 में। ठीक है बच्चे, इसका ड्यूरेशन था 5 साल का और 2026 तक, 21 से 26 तक इसको चलना है। तो आप देखोगे क्या कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेशन किया है, वाटरशेड यात्रा की, वाटरशेड यात्रा शुरू किया है। और ये जो यात्रा है एक बड़े मिशन का हिस्सा है। बड़ा मिशन कौन सा है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्लियर बच्चे, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हम लोग वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भैया पार्टिसिपेट करो वाटर शेड डेवलपमेंट में, यानी कि पानी को जितना ज्यादा आप लोग संरक्षित रख सकते हो या फिर संरक्षण करने में हमारी मदद करो। सरकार इस तरीके की आप लोगों से बात करती है। ठीक है बच्चे, चलिए तो वाटर शेड यात्रा आप लोग याद रखेंगे और रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नाउ वेयर डिड द यूएस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन कैरिंग 104 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स लैंड इन इंडिया इन फैब 2025। देखिए 104 ऐसे इलीगल भारतीयों को, 104 इलीगल भारतीयों को भारत में वापस लेकर के आया गया था। तो आप क्या देख रहे हो, फरवरी 2025 में अवैध भारतीय प्रवासियों को ले जाने वाला अमेरिकी विमान, ठीक है, कहां लैंड हुआ था, तो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब ये होते कौन है इलीगल माइग्रेंट्स, जो कि गलत गलत तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं, गलत गलत तरीके से अमेरिका में घुस जाते हैं। अब आप लोग देखो क्या, इलीगल इमिग्रेंट्स इन पंजाब कॉल्सो कबूतरबाजी। ठीक है बच्चों, याद रखना, जो लोग इलीगल तरीके से पंजाब के या हरियाणा के यूएस में जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, है ना, उसको हम लोग कबूतरबाजी बोलते हैं। अब देखिए एक ना ट्रेंड है हरियाणा पंजाब में, आप देखोगे जैसे हमारे साथी लोग भी, मैं हरियाणा में ही पला बड़ा हूँ, तो जो हमारे साथी लोग भी है ना 10वीं पास करते तो उनका एक ही मकसद होता है, कहाँ, कनाडा, कहाँ, कनाडा। तो भैया कनाडा चले आओ। 10वीं के बाद बड़ी रो पीट के 12वीं पास करते हैं, सर वो भी नहीं करते है ना। उसके बाद वो लोग आइलेट्स के, टॉफिल जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश वाली, उनकी क्लासेस लेने लग जाते हैं और अच्छी खासी थोड़ी बहुत इंग्लिश को इम्प्रूव करके वो फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं और खेत बेच देते हैं, 1-2 किले और पहुंच जाते हैं फॉरेन, और अपने जिंदगी में अच्छा खासा पैसा वो लोग कमाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग नहीं जा पाते हैं सही तरीके से, वो लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं, इलीगल तरीका। आपने एक मूवी देखी होगी डोंकी, है ना, आपने एक मूवी देखी होगी डोंकी, डोंकी, ठीक है, डोंकी। ये एक रूट जो गधे नहीं लेके जाते, जंगल ही जंगल, झाड़ियों झाड़ियां, तारों को निकल के टाप टूप के कैसे कैसे ये लोग पहुंच जाते हैं, कहाँ पे, यूएस पहुंच जाते हैं, अलग अलग देशों में पहुंच जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डंकी वे बोलते हैं, डंकी वे। यानी कि बहुत सारे लोग पहुंच भी जाते हैं मंजिल तक और बहुत सारे लोग बीच में पकड़े जाते हैं और वो क्या होता है उनका आज तक जिंदगी में कुछ पता भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखते हो, डोंकी वे हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे इलीगल तरीके हो जाते हैं जिनके जरिए लोग पहुंचते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कैदियों को पकड़ा, लोगों को पकड़ा गया। तो कितने लोग थे, 104 लोग थे। ठीक है बच्चों, 104 लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको कहाँ पे उतारा गया, तो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेकर के आया गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हु इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चलिए बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा, विजय लक्ष्मी पंडित जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन, ठीक है बच्चे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है बच्चे, तो विजय लक्ष्मी पंडित जी पहली और ओनली वुमेन है, कांग्रेस की पहली और ओनली वुमेन, जो कि 1953 से लेकर के और 54 के बीच में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबर रही हैं। ठीक है बच्चे, फर्स्ट वुमेन ग्लोबली टू प्रिजाइडेड ओवर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्लियर बच्चों, याद रखना। और ये प्रिजाइडेड ओवर का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, प्रेसिडेंट रही थी और ये अब तक की पहली और आखिरी महिला आप लोगों को दिखाई देंगी। चलिए, आफ्टर आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इन फरवरी 2025, व्हाट इज द बैंक रेट इन इंडिया, बैंक रेट भारत में क्या है।
सबसे पहले तो आप लोग देख लो कि आफ्टर आरबीआई बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है और बाय मंथली का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि जब मौद्रिक नीति डिसाइड की जाती है, बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा भी नहीं, आरबीआई तो पहले बनाती थी, आरबीआई का एक अंग बना दिया गया है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है बच्चों, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अब बना दिया गया है, ठीक है बच्चे, याद रख लेना एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मौद्रिक नीति, याद रखेंगे आप लोग क्या, मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति बना दिया गया है। अब ये मौद्रिक नीति समिति जो है बच्चे, ये ही पूरा मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सब कुछ, ताकि भारत में महंगाई को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो जबकि मैं बात कर रहा हूं, जब ये सवाल है फरवरी का, तब आप लोग देखोगे कि 6.5% बैंक रेट था, 6.5% बैंक रेट था, ठीक है बच्चे, याद रखना। और जीडीपी की बात की जा रही थी, तो 2025-26 के लिए 6.7% का ग्रोथ की बात की जा रही थी। रियल जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही थी, तो 6.4% के रियल जीडीपी की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा कहा गया था, ठीक है बच्चे, याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ पे दिखाई देगा, तो मुंबई में दिखाई देगा। अब आगे देखते हैं अभी का सिचुएशन क्या है। ये तो तब की बात है भाई, हो सकता है पूछा जाए, हो सकता है नहीं पूछा जाए। तो अभी 2026 की बात करते हैं। अभी 2026 में, ठीक है बच्चों, जनवरी में जो मीटिंग बैठी थी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हर 3 महीने में बैठती है, ठीक है, हर 3 महीने में, यानी कि क्वार्टरली, हर 3 महीने में यानी कि क्वार्टरली बैठती है, ठीक है बच्चों। अब बैठेगी अप्रैल में, तो 2026 में बैठा गया था। इसमें आप लोग देखोगे बैंक रेट, ठीक है, याद रखना, बैंक रेट ये 6.5% ही है। इसके बाद आप लोग क्या देखोगे, इसके बाद क्या देखोगे आप लोग, रेपो रेट, ठीक है बच्चों, रेपो रेट, नॉट 6.5%, दिस इज कॉल्ड 5.5%, ठीक है बच्चों, ये है रेपो रेट। देखोगे आज की डेट में, तो 5.25% आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के जो इस बार के जो चेंजेस है, बैंक रेट इससे पहले 5.5% थे, जो चेंज नहीं किया गया, 5.5% रखा गया, और रेपो रेट जो है, ठीक है, 5.25% आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देख लेते हैं। When did the International Big Cat Alliance come into force? यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस कब बनाया गया था? अभी देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस मैसूर में बनाया गया था, ठीक है बच्चों, मैसूर में बनाया गया था। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, मैसूर में बनाया गया था। और मैसूर में कब बनाया गया था, 50वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, किस चीज की, प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर का 50th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, एनिवर्सरी, ठीक है बच्चों, याद रखना एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे मैसूर में, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ताकि हमारे देश में बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो मैसूर 50th एनिवर्सरी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहीं पे डिसाइड किया गया कि बाघों को ही नहीं, बाघों से जुड़ी हुई, जो बाघ कैट फैमिली से है भैया, बिल्ली परिवार से है ना, तो कैट फैमिली से जुड़े 7 के 7 प्रजातियों को अब हम बचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया 23 जनवरी को मैसूर में, 23 जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 23 जनवरी 2023 में डिसाइड किया गया कि अब हम लोग 7 सदस्यों को बचाएंगे जो कि कैट फैमिली के होंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस, यानी कि एक मीटिंग है जिनमें बड़ी बिल्लियों को बचाया जाएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस, ठीक है, बड़ी बिल्लियों को बचाया जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग बड़ी बिल्लियों को। अब वो बड़ी बिल्लियां कौन सी होंगी, तो याद रखेगा, टाइगर होगा, लॉयन होगा, जैगुआर होगा, लेपर्ड होगा, स्नो लेपर्ड होगा, प्यूमा होगा, चीता होगा। ये 7 ऐसे स्पीसीज हैं जिनको हम बिग कैट कहते हैं। इन सबको बचाने के लिए अभी ये संगठन बनाया गया है, और अभी भारत ही इसकी अध्यक्षता 2026 में भी कर रहा है। मीटिंग होने वाली है, आप लोगों से पूछा जाए कि किसने 2026 में इसकी अध्यक्षता की, तो भारत ने ही इसकी अध्यक्षता की, शुरुआत किसने की, तो भारत ने ही किया, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए, ये आप लोग देखोगे टाइगर को बचाने के लिए जब ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो एनटीसीए बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया 2006 में, ताकि बाघों की संख्या को हम लोग बहुत ज्यादा संरक्षण दे सके, बहुत ज्यादा उनका बचाव कर सके, ठीक है बच्चे। चलिए, तमाम चीजें आपके सामने हैं।
नाउ वेयर वाज द 2025, वेयर वाज द 2025 चेन्नई ओपन एटीपी, एटीपी चैलेंज टेनिस का टूर्नामेंट किया गया था। ठीक है बच्चे, याद रखना कहां पर किया गया था। तो 2025 में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंज टेनिस टूर्नामेंट कहां पर किया गया था। तो बच्चे याद रखना, ठीक है, तमिलनाडु में किया गया था और 3 से लेकर के 9 फरवरी 2025 के बीच में किया गया था। ठीक है बच्चे, 3 से लेकर के 9 फरवरी 2025 में किया गया था। और नुंगम नुंगम बक्कम, कौन सा एरिया है, नुंगम बक्कम में किया गया था, नुंगम बक्कम में। ठीक है, याद रखना। तो ये एक टेनिस का ही एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, लंदन में होता है, यानी कि यूके में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे। What was the name of joint airborne exercise conducted by the Indian Air Force and Indian Army in फरवरी 2026? देखिए बच्चे, यहाँ पे इंडियन आर्मी यानी कि जो हमारी भारतीय सेना है, फौज है, भारतीय सेना है, हमारी फौज है, और वायु सेना जो है हमारी, इन दोनों के द्वारा एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, एक्स विंग रेडर्स, एक्स विंग रेडर्स, जिसका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो फरवरी 2025 में ये कंडक्ट किया गया था। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है तो इसीलिए किया जाता है कि एक तो हम लोग अपने हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, यानी पूरी दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। एक पॉइंट ये आप याद रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे इसलिए करते हैं ताकि हम युद्ध में जाने से पहले युद्ध की परिस्थितियों से भली भांति निपट लें कि हाँ भैया अपन ने तैयारी कर रखी है युद्ध की, और अपन अब युद्ध करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो एक्स विंग रेडर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज है और प्रिपेयर्डनेस के लिए है, यानी कि रेडीनेस चेक करने के लिए कि हम लोग भैया ऑपरेशंस के लिए रेडी हैं भी कि नहीं है। एक्स विंग रेडर्स आर्मी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए, वेयर इज द 15th एरो इंडिया शो हेल्ड। अब देखिए, एरो इंडिया शो कहां पर किया गया था, 15वां। तो आप लोग क्या बताओगे, एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है बच्चों, येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन, येलाहंका, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है बच्चे, किया गया था और 10 से लेकर के 14 फरवरी के बीच में किया गया, फरवरी के बीच में किया गया 2025 का। अब देखिए होता क्या है, उसके बाद आपको चीजें और क्लियर होंगी। देखिए, ये एक एग्जीबिशन होता है, यानी कि एक प्रदर्शनी होती है, ये एक एक्सपो यानी कि एग्जीबिशन होता है। ठीक है बच्चों, एग्जीबिशन होता है, याद रखना आप लोग। यानी कि ये क्या है, एक प्रदर्शनी है, एक क्या है, ये प्रदर्शनी है। और ये जो प्रदर्शनी है बच्चे, ये आप लोग देखोगे कि यहाँ पर भारत के जेट हो गए, ठीक है, जेट हो गए, भारत के प्लेन हो गए, भारत के एरोप्लेन हो गए। ठीक है बच्चों, ये हर तरीके का जो एविएशन सेक्टर से जो जुड़ी चीजें होती हैं, एविएशन सेक्टर से जो जुड़ी चीजें होती हैं, वो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई साहब, तो हम यहाँ पर इन सारी चीजों को प्रदर्शित करते हैं दुनिया के सामने। अभी हम लोग मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने पिछले कुछ सेशन बताया था कि प्रचंड भारत ने बनाया था। ठीक है, प्रचंड एक हेलीकॉप्टर भारत ने बनाया था, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्रचंड हेलीकॉप्टर भारत ने बनाया था। अब ये भारत निर्मित है, तो इसको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर की बात की है, ठीक है बच्चों, यानी कि इस तरीके के सारी हवाई जो हथियार हैं, हवाई हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, प्लेन, जेट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको भी वहां प्रदर्शित करेंगे और बहुत सारे देशों के जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे देशों के रक्षा मंत्री यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, जो भी डील उनको सही लगती है वो डील करके चले जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखेंगे आप लोग, एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका, बेंगलुरु कर्नाटका, 10 से लेकर 14 फरवरी को कंडक्ट किया गया और 15th एडिशन था, 5 दिन का एक इवेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको कंडक्ट किया था। 2026 वाले की बात कर लेते हैं, 2026 जो अभी जस्ट कंडक्ट किया गया है 2026, तो 14 तारीख को ही ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है बच्चों, 14 तारीख को, तो ये भी यहीं पर ही किया गया है, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका, बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पर ही ये वाला भी किया गया है। तो आप देखोगे 16th एडिशन, ये आपसे पूछा जा सकता है, 16th एडिशन, अब ये 15th एडिशन था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं।
वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट? यूथ समिट, क्लियर है बच्चों? वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट हेल्थ? बिम्स्टेक का यूथ समिट यानी कि यहां पर हम लोग यूथ के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सर बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक क्या है, इसके बाद तब तो आपको पता चलेगा। तो बिम्स्टेक का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चे ध्यान से सुनना, बे ऑफ बंगाल, ठीक है बच्चे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, इनिशिएटिव, ठीक है बच्चों, इनिशिएटिव फॉर, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड, ठीक है बच्चों, टेक्निकल एंड, यहाँ पे देखो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये क्या है, बिम्स्टेक हम इसको बोलते हैं। यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, MS, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक ये बनाया गया था। जो रीजन है पूरा बे ऑफ बंगाल का, बंगाल की खाड़ी वाला, इसमें जो 7 देश हैं, 7 देश जो है इसके सदस्य, उनके लिए बनाया गया था कि यहाँ पर 7 देश मिलकर के इस रीजन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसी का पहला यूथ समिट कंडक्ट किया गया 7 से लेकर के 11 फरवरी 2025 में, और गांधीनगर गुजरात में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। तो इसकी थीम रखी गई यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, यानी कि बिम्स्टेक नेशंस के बीच में जो भी आदान प्रदान होगा, जो भी टेक्नोलॉजी का लेन देन होगा या जो भी कॉपरेशन होगा, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे किसका, यूथ का। यानी कि जो हमारा युवा है 7 देशों का, वो एक ब्रिज का काम करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे किसमें, बिम्स्टेक एक्सचेंज में, यानी कि बिम्स्टेक के जो 7 कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक के 7 कंट्रीज हैं, तो उनके बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, उसमें युवा में अहम रोल निभाएंगे। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया है इस 7 से 11 फरवरी, गांधीनगर में आप लोग देखोगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने भी सपोर्ट किया, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट ने भी सपोर्ट किया है। इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसने किया था, तो मनसुख मांडविया जी ने किया है, मनसुख मांडविया जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और सीएम जो है गुजरात के भूपेन पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया। क्लियर पॉइंट। ढाका आप लोग देखोगे बांग्लादेश में, ये बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, और टोटल 7 मेंबर है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। वेयर वॉज द बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? बिम्स्टेक का अब डिजिटल कॉन्क्लेव वो युवाओं के लिए था, ये डिजिटल कॉन्क्लेव है, यानी कि डिजिटली इंप्रूवमेंट करने के लिए है। तो डिजिटल कॉन्क्लेव 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो कोलंबो में किया गया था, कोलंबो में किया गया, कोलंबो यानी कि श्रीलंका, 7 से 8 फरवरी 2025 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो टोटल जो आपको दिखाई देंगे 7 मेंबर्स, उन सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो डिजिटल कॉपरेशन अमंग बिम्स्टेक नेशन, यानी कि सारे के सारे देश मिलकर के एक दूसरे के साथ डिजिटली कॉपरेट करेंगे। जैसे कि भारत का यूपीआई है, तो यूपीआई किस तरीके से काम करेगा, तो यूपीआई को अगर दूसरे देश अपनाना चाहे तो कैसे अपनाएंगे, तो तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ ये लोग शेयर करेंगे। चलिए, हु वॉन द 2025 WTA मुंबई ओपन, WTA मुंबई ओपन सिंगल टाइटल? क्लियर बच्चों, याद रखना। तो किसने जीता है ये WTA, यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, हु वॉन द WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन मुंबई ओपन सिंगल टाइटल? तो जिल टाइसमैन जो कि स्विट्जरलैंड की हैं, जिल टाइसमैन जो कि स्विट्जरलैंड की हैं। क्लियर है बच्चे? तो मुंबई ओपन का जो सिंगल टाइटल जीता है जिल टाइसमैन, जो कि स्विट्जरलैंड की है। रनर अप रही, यानी कि ये सेकंड रैंक पर रही है, आप देखना। ठीक है, मननचया स्वांगाकेव जो कि थाईलैंड की हैं। और डबल विनर की बात कर लेते हैं, जो ये तो सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, डबल की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखना, एलेना
प्रिडंकिना, एलेना प्रिडंकिना और एमिना एमिना अंशुबा, ये रशिया के हैं जो कि डबल्स में है। और उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये जो ओनली WTA टूर्नामेंट इन इंडिया जो कि मुंबई ओपन है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। उसके बाद ये कब, तो पहली बार 2017 में किया गया था, यानी कि इसका अनाउंसमेंट ही 2017 में किया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए, तो विनर का नाम आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। नाउ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया 2025 में, 2025 में, ठीक है। किसे अपॉइंट किया गया, तो बच्चों आप लोग देखोगे नवाब सलाम जी को, ठीक है, नवाब सलाम को आप लोग क्या देखोगे यहाँ पे कि लेबनान का क्या किया गया, तो यहाँ पर उनको पीएम अपॉइंट किया गया, ठीक है बच्चे, पीएम अपॉइंट। अभी वही अब लेबनान की बात करो जहाँ पे इसराइल और यूएस ने जस्ट अभी अटैक किया है, क्योंकि हिजबुल्ला यहीं पे है, ईरान का जो कहते, खैर ऑफिशियली ईरान ने नहीं कहा, ऑफिशियली ईरान ने नहीं कहा है कि हाँ भैया हमारा ही एक नुमाइंदा है हिजबुल्ला, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सभी को पता है कि हिजबुल्ला को ईरान ही ऑपरेट कर रहा है। तो अभी इसी वजह से इसराइल और यूएस ने लेबनान में अटैक कर दिया है, ठीक है बच्चे। कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो बेरूत इसकी कैपिटल है। 2 साल तक यहाँ पर पूरा डेडलॉक बना रहा कि कौन पीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा। फाइनली यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि हाँ भैया अब नवाफ सलमान जी है जो अभी कार्य करेंगे, ठीक है बच्चों, फरवरी 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डज एक्सरसाइज साइक्लोन विथ इंडिया, कौन सी दे कंट्री जो है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, यहाँ पे साइक्लोन नहीं बच्चे, डेजर्ट साइक्लोन होना चाहिए, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन पूरा नाम ये है, ठीक है बच्चों। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, सिर्फ साइक्लोन लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किस भारत किस देश के साथ कंडक्ट करता है, तो इजिप्ट के साथ कंडक्ट किया जाता है, ठीक है बच्चों, के साथ, इजिप्ट के साथ कंडक्ट किया जाता है। अभी देखना, जो थर्ड एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था लास्ट ईयर 2025 में, कहां पे, तो राजस्थान में एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। क्या है, एक महाजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, ठीक है बच्चों, फील्ड फायरिंग रेंज है। अभी फील्ड फायरिंग रेंज का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रैक्टिस की जाती है, गन वन की, गोली बारूद की प्रैक्टिस की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड फायरिंग रेंज कहते हैं। तो नाम क्या है इस फील्ड फायरिंग रेंज का, तो इसका नाम है बच्चों महाजन, ठीक है बच्चे, राजस्थान में। तो 10 से लेकर के 23 फरवरी 2025 के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया, जिसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है बच्चों, डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है, याद रखेंगे आप लोग, डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है। तो अभी जनवरी 2000 फर्स्ट जनवरी फर्स्ट एडिशन जनवरी 2023 में किया गया, फिर 24, फिर 25 और अभी 26 वाला होगा तो वो आपको दिखाई देगा चौथा एडिशन, ठीक है बच्चे। चलिए, अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स है, दोनों मिलकर टैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। टैक्टिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, रणनीति बनाना, किस तरीके से हमको युद्ध में आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमको युद्ध में कार्य करना है, तो रणनीति बनाने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। एंड नो डाउट जब भी हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो रणनीति की ही बात करते हैं ज्यादातर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई यूनानी डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 फरवरी इन इंडिया, देखिए बच्चे यूनानी क्या है, यूनानी एक मेडिकल ट्रीटमेंट करने का तरीका है, यूनानी, ठीक है बच्चों, यूनानी क्या है, ये एक इलाज का तरीका है, इलाज का तरीका है जो कि यूनान से आया था, इलाज का तरीका है जो कि यूनान से आया, ठीक है बच्चों। तो 11 फरवरी को हम लोग यूनानी दिवस मनाते हैं, यूनानी दिवस मनाते हैं, यानी कि किसी देश के लिए नहीं मनाते हैं भाई साहब हम लोग यहाँ पे। ये जो इलाज करने का तरीका है ना, ये बहुत ही बेहतरीन है। इस तरीके से आप लोग क्या देखोगे कि कई बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ है। तो ये हम लोग 11 फरवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाते हैं, हकीम अजमल खान की जयंती पर हम लोग मनाते हैं। कौन मनाता है, तो आयुष मंत्रालय मनाता है। कौन मनाता है, तो आयुष आयुष मंत्रालय इसको मनाता है। आयुष मंत्रालय कब बनाया गया था बच्चों, तो 2014 में बनाया गया था, 2003 में बनाया गया था इसको डिपार्टमेंट के रूप में। 2003 में आयुष डिपार्टमेंट हम इसको कहते थे, 2003 में इसको हम क्या कहते थे, आयुष आयुष डिपार्टमेंट के नाम से हम इसको जानते थे, ठीक है बच्चों, आयुष डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे। उसके बाद 2014 में हम इसको आयुष मंत्रालय के रूप में
जानने लग गए। ठीक है बच्चे, आयुष मंत्रालय के रूप में इसको हम लोग जानने लग गए। तो यही हर साल 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती पर क्या मनाया जाता है, तो यूनानी डे, यूनानी दिवस मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। ये हजी हकीम अजमल खान जी, ये बहुत पहुंची हुई चीज है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये 1921 में, आप लोग देखोगे। और बर्थ प्लेस ऑफ यूनानी सिस्टम एंशिएंट ग्रीस, ग्रीस से ही चला आ रहा है ये यूनानी सिस्टम, जो कि इलाज करने का तरीका है। ठीक है बच्चे, अब देखो जो 2025 का जो कॉन्फ्रेंस था यूनानी दिवस के ऊपर, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया था। और कौन सा संस्थान था, तो CCRUM में, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च, रिसर्च फॉर यूनानी मेडिसिन, ये एक ऐसा काउंसिल बनाया गया है जो कि यूनानी मेडिसिन के ऊपर ही रिसर्च करता है। ठीक है बच्चे, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंडक्ट करता है, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपका। वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनर्जी वीक हेल्ड, इंडियन एनर्जी वीक हेल्ड। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो तीसरा इंडियन एनर्जी वीक है, कंडक्ट किया गया बच्चों नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया, 11 से 14 फरवरी 2025 को कंडक्ट किया गया। क्लियर पॉइंट। ये थर्ड फोर्थ इसलिए लिख दिया जाता है बच्चों कि आपको पता चले कि हम किस एडिशन की बात कर रहे हैं, वरना अगर ये पूछ लिया जाता कि इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, या कुछ भी पूछ लिया जाता, तो आपको क्या पता था कि किस एडिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एडिशन जरूर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आप लोग क्या देखोगे, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन एट दैट टाइम ये फ्रांस में थे, तो फ्रांस की विजिट पे थे, तो इन्होंने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। क्लियर बच्चों, याद रखना। अब ये नाम से क्या समझ में आ रहा है, एनर्जी वीक, एनर्जी यानी कि हम ऊर्जा की बात करेंगे यहाँ पे। ऊर्जा को कैसे हम लोग बचाएं, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, बिजली हो गया, या फिर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब ऊर्जा होता है, ऊर्जा स्रोत है। तो इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजर्स कौन है, तो फिप्पी इसको ऑर्गेनाइज करता है, ये पूरा का पूरा आयोजन फिप्पी करता है। फिप्पी, फिप्पी का मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड DMG इवेंट्स मिलकर के इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और अंडर किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, MOPNG। कौन है, पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है, तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास है ना बच्चों। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, अभी कौन है हमारे पेट्रोलियम मंत्री, यही है। ठीक है बच्चों, हरदीप सिंह पुरी, याद रखेंगे आप लोग, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है बच्चे, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में फिप्पी ने क्या ऑर्गेनाइज किया, इंडिया एनर्जी वीक थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी इवेंट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी इवेंट है, ऐसा कहा जाता है। उस पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, लॉन्च किया तो बहुत पहले से ही था, लेकिन इसको दोबारा से हम लोगों ने मतलब ज्यादा प्रेरित किया, क्योंकि देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी में लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था कि मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा सभी हमारे भारत के जो भी देशवासी हैं, तो उसका यहाँ पे देखोगे बातचीत की गई, जो कि लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चे, तो काफी ज्यादा चर्चा में ये योजना भी रही थी। By when has India set the goal to eliminate lymphatic filariasis, lymphatic filariasis, यानी कि एक बीमारी है बच्चों, एक बीमारी है, उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। और बीमारी क्या है, लिम्फेटिक फेलेरियासिस। ठीक है बच्चों, लिम्फेटिक फेलेरियासिस, जो मच्छरों के काटने से फैलता है। क्लियर है बच्चों, तो आप देखोगे क्या है, 2027 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है। टारगेट क्या है, 2027 तक इसका टारगेट है कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर पॉइंट। इसके लिए मुहिम चलाई गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MDA। MDA का मतलब होता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चे, क्या है ये, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, को भारत के जो 13 वो राज्य हैं, 13 वो राज्य हैं जहां पे ये बीमारी दिखाई दे रही है, फैलती हुई नजर आ रही है, उन 13 राज्यों के 111 डिस्ट्रिक्ट, 13 राज्यों के 111 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, टीकाकरण करवाया जा रहा है। इसके लिए MDA शुरुआत किया गया है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखना।
अब इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कौन चला रहा है, तो एनसीवीबीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्लियर पॉइंट, वेक्टर बॉर्न डिजीज आपको दिखाई देगा, किसने लॉन्च किया है, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है बच्चे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। नाउ वेयर वॉज द एआई एक्शन समिट हेल्ड, एआई एक्शन समिट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक समिट किया गया है। तो एआई एक्शन समिट जो है वो 2025 में कहां पे कंडक्ट किया गया बच्चों, याद रखना, तो पेरिस में किया गया, फ्रांस। और कब से कब तक, तो 10 से लेकर के 11 यानी 10 और 11 फरवरी 2025 को किया गया। और साथ में फ्रांस के साथ आप लोगों को भारत भी दिखाई देगा, यानी कि चेयरमैनशिप भारत की भी रही लेकिन कंडक्ट ये फ्रांस में ही किया गया। अब देखिए कॉल चेयर किया गया, यानी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, नरेंद्र मोदी भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे चेयरमैन में, और इमानुअल मैक्रोन साहब भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों, इमानुअल इमानुअल मैक्रोन भी आपको दिखाई देंगे। ये दोनों ही दोनों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आते हुए समझ में आएंगे, क्योंकि को चेयर किया था दोनों ने, साथ में ही चेयरमैनशिप संभाली थी। तो पहला एआई सेफ्टी समिट है जो कि यूके ब्लेसली पार्क 2023 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। और फोर्थ समिट जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, और अभी इंडिया ने हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भी होस्ट किया, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा इवेंट था, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है बच्चे। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किसने ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भारत ने, यानी कि इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप हेल्ड, पैरा आर्चरी की बात कर, आर्चरी मतलब तीरंदाज, और पैरा मतलब जो पैरालाइज्ड लोग हैं, पैरालाइज्ड जो खिलाड़ी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पैरा आर्चरी एशिया कप कहां पर किया गया, तो 2025 का पैरा आर्चरी एशिया कप, ठीक है बच्चे, बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड में, और 2 से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक किया गया। इंडिया के पास, ठीक है, 12 टोटल मेडल आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है, 6 गोल्ड दिखाई देंगे, और 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे, याद रखना। टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये एशिया कप था, ठीक है बच्चे, वर्ल्ड कप नहीं था, ये एशिया कप था। तो यहाँ पे कितने देश आपको दिखाई देंगे बच्चों, तो 12 देश आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे, 11 देश आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए ओके, नाउ आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल आपका क्या आता है, तो व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन सीपीआई 2024 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो 2024 में भारत की क्या रैंक थी, 2024 में भारत की क्या रैंक थी, तो 96th रैंक थी। 100 में से पॉइंट मिलते हैं, 100 में से पॉइंट मिलते हैं, तो भारत का पॉइंट आप लोगों को 38 दिखाई देगा, यहाँ पे भारत का पॉइंट 38 दिखाई देगा। और टोटल कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली 180 देश आपको दिखाई देंगे, तो ये 180 देशों में भारत का यहाँ पे 96 तो रैंक आया। मोस्ट करप्शन की बात कर लेते हैं, तो साउथ सुडान दिखाई देगा आपको मोस्ट करप्टेड कंट्री, टॉप रैंक में आपको डेनमार्क दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। और ये सीपीआई रैंक कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन बेस्ड एक एनजीओ है, बर्लिन में एक एनजीओ है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आते हैं, हाउ मेनी इयर्स इज एएफएफ हेल्ड इन, यानी एएफएफ कितने साल में आयोजित किया जाता है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये हर 3 साल में किया जाता है, हर 3 साल में एएफएफ यानी एफएफ जिसको हम लोग कहते हैं किया जाता है। तो इसका 14th एडिशन इस बार न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, 12 से 14 फरवरी 2025 की बात कर ले, ठीक है बच्चों। थीम क्या था, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोन इन एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक जो हम समुद्र की बात कर रहे हैं, तो वो ब्लू दिखाई देता है ना समुद्र, उसको हम लोग ग्रीन करेंगे, ग्रीन यानी कि हम लोग नेचर को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाले हैं। तो ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है, राजीव रंजन सिंह जी ने इनॉग्रेशन किया। हेडक्वार्टर कहां पे आपको दिखाई देगा इसका, तो कुआलालंपुर मलेशिया में दिखाई देगा, और ये 1984 में बनाया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
वेयर वॉज द 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है बच्चे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पूरी दुनिया भर की जो गवर्नमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं ना स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट, सरकारें आती हैं, मिलती हैं सरकारें, और अपने अपने देश की पॉलिसी को यहाँ पर डिस्कस करती हैं। तो ये दुबई में किया गया, दुबई में 12th एडिशन किया गया, ठीक है बच्चे, दुबई में 12th एडिशन किया गया, आप लोग देखेंगे, क्लियर पॉइंट। और दुबई यानी कि यूएई 10 से लेकर 13 फरवरी 2025 के बीच में इसको आयोजित किया गया। थीम क्या था इसका? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, की जिस गवर्नमेंट के पास भैया अच्छे नियम है, जिस गवर्नमेंट के पास अच्छे रूल रेगुलेशन है, जिस गवर्नमेंट के पास अच्छी पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे आकर के सभी डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन में जिसके पास बेहतर पॉलिसीज है वो अपनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों, एनुअली ये दुबई में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है यूएई दुबई में, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे एग्जाम के लिए जाओगे, जब आपके पास 2 से 3 दिन बस रह जाएंगे, उस 2 से 3 दिन के दौरान आपको यही नोट्स सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन करने में। और नो डाउट करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप सभी को पहले से ही पता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी सेम टाइम पे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।